हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के साइंस के ओरिजिनल मॉडल पेपर 2025 के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हल कराएंगे। तो जल्दी से जल्दी जितने भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं, ठीक ना? ये हमारा तथ्य क्या है? तो यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर टोटल 80 प्रश्न रहता है, ठीक ना? कितना वस्तुनिष्ठ प्रश्न में रहता है? तो 80 को, जिनमें से हमें 40 का ही आंसर देना होता है, ठीक ना? 80 में 80 नहीं देना है, 80 में 40 को ही रंगना है, ठीक ना? तो ये ध्यान रखिएगा, ये बात है, ठीक ना? तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न हमारा यहाँ पर पहला है कि प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? तो किसी प्रकाश है, उसमें एक सामने एक रुकावट रख दें, कोई वस्तु रख देंगे तो उसका क्या बनेगा? तो छाया बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छाया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होता है, ठीक है ना? अनंत। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि 1 मीटर, ठीक ना? 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा? तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा 1 की डायोप्टर होगा, ठीक ना? नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट, 1 डायोप्टर। डी का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? डायोप्टर। इसको याद रखिएगा, ठीक ना? नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं? किस लेंस को? तो अवतल लेंस को कहते हैं, ठीक ना? किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है? तो प्रकाश की चाल जो विभिन्न माध्यम रहता है, अलग-अलग माध्यम में अलग-अलग होता है। जैसे निर्वात में कुछ और होता है, जल में कुछ और होता है और काँच में कुछ और, यानी कि भिन्न-भिन्न होता है, ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए भिन्न-भिन्न। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ये आवर्धन का ऐसा मात्रक होता ही नहीं है, ये मात्रकहीन होता है, ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का, ठीक ना? किसका होता है? तो हीरा का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि एक अभिसारी लेंस बनाता है, क्या बनाता है? तो कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, ठीक ना? किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण, यानी कि प्रकाश का जो प्राथमिक रंग होता है, प्राइमरी कलर होता है, वो कौन-कौन होता है? तो रेड, नीला और हरा तीनों होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मारेंगे सभी, इनमें से सभी। प्रकाश का जो प्राथमिक रंग होता है दोस्तों, लाल, हरा, पीला तीनों होता है, ठीक ना? नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? तो बृहत संख्या में जो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है दोस्तों, वो रेटिना में होती है, ठीक ना? कहाँ होती है? रेटिना में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि के लिए किस लेंस का? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल पर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है, ठीक ना? तो 1/16 सेकंड होता है, ठीक ना? पलक झपकाते हैं जो कितने समय में? तो 1/16वाँ सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन जो है मात्रक वाट के बराबर है? तो वाट के बराबर कौन होता है? तो जूल बटा सेकेंड, यानी जूल प्रति सेकेंड जिसे हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जूल प्रति सेकेंड। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा? 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है, ठीक ना? कितना होता है? 1 यूनिट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सभी लोग जल्दी-जल्दी अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। विद्युत
शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का जो ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों वो वाट होता है, ठीक ना? क्या होता है? वाट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट मारिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इस सबको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, अगर परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दाएँ हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो फ्लेमिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करता है, ठीक ना? ऊष्मीय सिद्धांत ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि 1 एमए बराबर क्या होगा? 1 एमए बराबर, ठीक ना? 1 एमए बराबर यानी यहाँ ए का मतलब एम्पीयर होगा, तो 10 के पावर माइनस 3, 10 के पावर माइनस 3 एम्पीयर होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ा जाएगा? तो श्रेणी क्रम में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम में, ठीक ना? नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है इलेक्ट्रिक हीटर इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसको और ही ज़्यादा याद रखिएगा नाइक्रोम का, ठीक ना? इसे तो हमेशा याद रखना है कि नाइक्रोम का किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन कौन है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला। ये जो तीनों है जो जीवाश्म ईंधन है, तो ऑप्शन नंबर डी हम मारेंगे उपयुक्त सभी, ठीक ना? क्या होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? विशाल ऊर्जा का जो स्रोत है वो हो जाएगा नाभिकीय नाभिकीय संलयन हो जाएगा, ठीक ना? नाभिकीय संलयन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छा नंबर ला सके, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है टिहरी बांध, ठीक ना? टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? जो टिहरी बांध बाना गया निर्माण हुआ था उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति और ये तीनों सभी था, ठीक ना? तो इनमें से सी डी मारेंगे, इनमें से सभी मारेंगे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि खिलौने में किस सेल का प्रयोग किया जाता है? ये तो आपको याद ही होगा कि खिलौने में किस सेल का प्रयोग किया जाता है, तो आपको अगर याद है तो कमेंट में इसका उत्तर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना? कमेंट में उत्तर देने से क्या होता है कुछ-कुछ जो चीज़ें रहती है कॉन्फिडेंस के साथ बाहर आ जाती है, ठीक है ना? तो कमेंट में अपना उत्तर ज़रूर दें। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सूखा सेल, ड्राई सेल जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन-सी गैस मुक्त होती है? कैथोड पर कौन-सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा ताकि परीक्षा में आपको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद रहे, ठीक ना? तो यहाँ पर है कि दी गई जो समीकरण जो है वो कौन-सा कथन सत्य है? इस समीकरण में कौन-सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर देखिए कार्बन के साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है यानी कि अपचयित हो जा रहा है, ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा अपचयित, ठीक ना? कार्बन क्या हो रहा है? तो अपचयित हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है? तो कौन सा गैस बनता है? तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कौन सी गैस मौजूद होती है? एच गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस, यानी कि इसका फॉर्मूला ही होता है HCl। तो HCl में हाइड्रोजन गैस रहता है, तो हाइड्रोजन गैस क्या हो जाता है? जब भी कोई धातु जो होता है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना? हाइड्रोजन गैस H2, ठीक ना? नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन गैस चूना जल को दूधिया कर देता है? कौन सा गैस है जो चूना जल को दूधिया कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन बूझा हुआ चूना है? बूझा हुआ चूना का सूत्र हमें बताना है, ठीक ना? तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बूझा हुआ चूना का सूत्र क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दंत मंजन प्राय होता है, यानी दंत मंजन का जो प्राकृतिक होता है कैसा होता है? तो दंत मंजन क्षारीय होता है, ठीक ना? क्योंकि हमारे सुबह-सुबह हमारे मुँह में अम्ल की एसिडिटी बढ़ जाती है, तो एसिडिटी को मेंटेन करने के लिए हम ब्रश करते हैं। अब ब्रश के पेस्ट में जो मौजूद होता है वो क्षार मौजूद होता है, ठीक ना? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मारेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि नींबू में कौन-सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना? कौन-सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मिल्क ऑफ मैग्निया, ठीक ना? मिल्क ऑफ मैग्निया का पीएच कितना होता है? पीएच मान बताना है। तो इसको हमेशा याद रखिएगा 10.5, ठीक ना? मिल्क ऑफ मैग्निया का पीएच मान कितना होता है? 10.5, इसको याद रखिएगा, ठीक ना? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जस्ता का अयस्क क्या है? जस्ता का मतलब क्या होगा? जिंक। तो जिंक से जिंक ब्लेड याद रखेंगे, ठीक ना? जिंक ब्लेड। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जस्ता का अयस्क क्या होगा? जिंक ब्लेड। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है। कौन सी धातु है जो सिर्फ अम्ल राज में ही घुलता है? तो याद होगा कि औरम, यानी सोना जो है वो धातु के अम्ल राज में घुल जाता है, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? आयनिक यौगिक कौन नहीं है दोस्तों? तो HCN, ठीक ना? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हीलियम गैस क्या है? हीलियम जो है ये किस प्रकार की गैस है? तो ये अक्रिय गैस है, ठीक ना? इंग्लिश में इसे इनर्ट गैस कहते हैं, अक्रिय गैस, ठीक ना? नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ क्या है? ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक ना? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो हीरा। ये प्रश्न जो दोस्तों वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीरा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि बेंजीन का सूत्र क्या है? ये तो आपको पता ही होगा कि बेंजीन का सूत्र क्या है। अगर पता है तो आप आंसर कमेंट में दे सकते हैं, ठीक ना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा C6H6। बेंजीन का सूत्र क्या हो जाएगा? C6H6। इस सूत्र को हमेशा याद रखें, भुलाना नहीं है सूत्र को, ठीक ना? नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कौन आबंध बनते हैं? तो 2 परमाणुओं के बीच एक आबंध बनते हैं, ठीक ना? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? चूना जल का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड है, ठीक ना? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस होता है उसका फार्मूला। तो OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है चीनी का रासायनिक सूत्र बताना है। चीनी का रासायनिक सूत्र आपको याद होगा तो आप कमेंट में दे सकते हैं। ऐसे इसका जो रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, ठीक ना? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रिया है? यानी कि कौन-सा जो कार्बनिक यौगिक है सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ठीक ना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा C2H4, ठीक ना? C2H4 है जो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ठीक ना? नेक्स्ट प्रश्न हमारा है मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन-सा मापदंड अपनाया था? तो कौन-सा? तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है? कौन-सा है जो क्षार धातु नहीं है? तो सोडियम दोस्तों क्षार धातु नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन हैलोजन समूह का सदस्य है? हैलोजन मतलब क्या होगा? क्लोरीन, ब्रोमीन, स्टार्टीन, फ्लोरीन, ये सब हैलोजन समूह का सदस्य है, ठीक ना? तो उसमें ब्रोमीन आता है, ठीक ना? ब्रोमीन भी आता है हैलोजन समूह में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जिंक की परमाणु संख्या क्या होगा? जिंक की परमाणु संख्या बताना है। तो जिंक की जो परमाणु संख्या होती है वो 30 होता है, ठीक ना? कितना होता है? 30 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक ना? इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं? तो अधातु हमेशा विद्युत ऋणात्मक होते हैं, ठीक ना? अधातु क्या होते हैं? विद्युत ऋणात्मक। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है राजस्थान के किस
ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाएं ने जान दी थी, ठीक ना? किस ग्राम में? राजस्थान के किस ग्राम में? तो खेजरी नामक गांव में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? पर्यावरण में संतुलन बिगड़ने का एक ही कारण है, बढ़ती जनसंख्या, ठीक ना? बढ़ती मानव जनसंख्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो वस्तु का पुनर्चालन, वस्तु का पुनर्उपयोग और वस्तु के उपयोग में कमी, ये तीनों है दोस्तों वो सबसे अच्छा तरीका है, ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मारेंगे, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? ठीक ना? सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मुख्य बायोगैस है? ठीक है ना? बायोगैस किसे कहते हैं? तो मीथेन को कहते हैं और मीथेन का अणुसूत्र क्या होता है? CH4, CH4 होता है। मीथेन का अणुसूत्र क्या होता है? CH4। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? तो मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को हम इनामेल कहते हैं, ठीक है ना? क्या कहते हैं? इनामेल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, ठीक है ना? जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है कहाँ? तो अमाशय में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? तो लाइपेज जो होता है वो वसा के पाचन में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, पित्त रस का रंग कैसा होता है? तो पित्त रस का रंग जो होता है दोस्तों पीला, थोड़ा थोड़ा हरा भी होता है। तो यहाँ पर पीला मारेंगे। ऑप्शन नंबर दो इनमें से दिया नहीं है, तो हमेशा पीला मारेंगे, ज्यादा पीला ही होता है, तो ऑप्शन नंबर ए मारेंगे, ठीक ना? नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पौधे में श्वसन होता है, पौधे में श्वसन किस कहाँ से होता है? तो पत्तियों में होता है, ठीक ना? पौधे में जो श्वसन होता है पत्तियों में मौजूद रंध्र के द्वारा होता है, ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर बी मारेंगे, पत्तियों में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, ठीक ना? कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब CO2 गैस। इसलिए बोला जाता है कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में जो होता है पेड़ पौधे दोस्तों वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन करते हैं, ठीक ना? किस गैस का? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? तो 2 ATP का, ठीक ना? कितने? 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सामान्य डायस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? तो 80 mmHg होता है। कितना होता है? 80 mmHg। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पौधे में बाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है? बाष्पोत्सर्जन हमेशा पत्तियों में होता है, ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यहाँ पर करेक्ट मारेंगे, ठीक ना? नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अस्थि क्या है? अस्थि क्या है? तो अस्थि एक प्रकार का ऊतक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप में अपशिष्ट यानी कि अपशिष्ट पदार्थ जो रहते हैं कहाँ संचित रहते हैं, कहाँ इकट्ठा रहते हैं? तो छाल में, ठीक है ना? छाल में रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयों को क्या कहते हैं? दोस्तों ये भी जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। अगर आपको इसका आंसर पता रहता है दोस्तों तो कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है ना? तो इसका क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ क्या है? पौधे के उत्सर्जी पदार्थ टैनिन, रेजिन, गोंद, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र क्या है? तो स्मरण शक्ति का जो मुख्य केंद्र है दोस्तों वो सेरिब्रम है, ठीक ना? सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है? तो जड़ का जो अधोगामी वृद्धि होता है जिसे हम हिंदी में गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? तो इंग्लिश में हम कहते हैं जियोट्रोपिज्म कहते हैं, ठीक है ना? जियोट्रोपिज्म इंग्लिश में क्या कहते हैं? जियोट्रोपिज्म और हिंदी में गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एस्ट्रोजन स्रावित होता है किसके द्वारा? तो अंडाशय के द्वारा, ठीक ना? किसके द्वारा? अंडाशय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
स्वपरागण निम्न में किन पौधे में होता है? ठीक ना? स्वपरागण निम्न में से किन पौधे में होता है? तो एकलिंगी और द्विलिंगी दोनों में होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण का विकास होता है? किस भाग में होता है? तो योनि में होता है, ठीक ना? योनि में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन-सा भाग केवल पुरुष जननांग में होता है? कौन-सा भाग? तो शुक्रवाहिका, शुक्राणु हमेशा पुरुष में पाया जाता है, इसलिए शुक्रवाहिका इसका आंसर करेक्ट होगा, ठीक ना? नेक्स्ट प्रश्न है, आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? आनुवांशिकता का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? तो ऑस्ट्रिया के थे, ठीक ना? किस देश के? तो ऑस्ट्रिया के, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित होता है? कौन-सा होता है? तो जगत, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण क्या है? सूक्ष्म उपभोक्ता का जो उदाहरण है दोस्तों वो क्या है? जीवाणु और कवक दोनों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मांसाहारी जीवों को क्या कहा जाता है? तो मांसाहारी जीवों को दोस्तों तृतीय उपभोक्ता कहा जाता है, ठीक ना? कौन सा उपभोक्ता? तो तृतीय उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता? तो 10% होता है। कितना परसेंट? 10%। दोस्तों साइंस में 80 ऑब्जेक्टिव रहता है और 80 ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट हो चुका है और ये हमारा लास्ट प्रश्न था। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह आगे के भी मॉडल सेट को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है ना? चलिए अगले मॉडल सेट में मिलते हैं।